हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफे में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास को पढ़ेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। क्या आपको वह कविता याद है कि आपने अपनी नर्सरी की कक्षा में पढ़ी थी? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। बचपन से ही तारों भरी रातों ने हमें हमेशा आकर्षित किया है। आपने भी इन तारों के बारे में सोचा होगा और असंख्य प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। कुछ इस प्रकार के प्रश्न जैसे आकाश में कितने तारे हैं, ये तारे कैसे बने, क्या कोई आकाश के अंत तक पहुंच सकता है। इन प्रश्नों के अतिरिक्त भी कई प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। इस अध्याय में आप जानेंगे कि ये टिमटिमाते छोटे तारे कैसे बने। इसके साथ ही आप पृथ्वी की उत्पत्ति व विकास की कहानी भी पढ़ेंगे। यहाँ से इम्पोर्टेंट है आरंभिक सिद्धांत। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों व वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की है। इनमें से एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का है। 1796 में गणितज्ञ लाप्लेस ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया, जो निहारिका परिकल्पना नेबुलर हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ, जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबंधित है। 1950 में रूस के ऑटो शिमिड व जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर ने निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया। उनके विचार से सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था, जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों की बनी थी। यह आपका पूछा जाता है, ये हाइड्रोजन प्लस हीलियम। इन कणों के घर्षण व टकराने से एक चपटी तस्करी की आकृति के बादल का निर्माण हुआ और अभिवृद्धि प्रक्रम द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हुआ। अंततः वैज्ञानिकों ने पृथ्वी या अन्य ग्रहों की ही वही वरन पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंध समस्याओं को समझने का प्रयास किया। आधुनिक सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है। इसे विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। 1920 में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ये पूछा जाता है। समय बीतने के साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही है। आप प्रयोग कर जान सकते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार का क्या अर्थ है। एक गुब्बारा लें और उस पर कुछ निशान लगाएं, जिनको आकाशगंगाएं मान लें। जब आप गुब्बारे को फुलाएंगे, गुब्बारे पर लगे ये निशान गुब्बारे के फैलने के साथ साथ एक दूसरे से दूर जाते प्रतीत होंगे। आप लोग प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इस प्रकार आकाशगंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ रही है और परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड विस्तृत हो रहा है। यद्यपि आप पाएंगे कि गुब्बारे पर लगे चिन्हों के बीच की दूरी के अतिरिक्त चिन्ह स्वयं भी बढ़ रहे हैं, जबकि यह तथ्य के अनुरूप नहीं है। वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाशगंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, परंतु प्रेक्षण आकाशगंगाओं के विस्तार को नहीं सिद्ध करते। अतः गुब्बारे का उदाहरण आंशिक रूप से ही मान्य है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ है। ये कुछ पिक्चर दिया है बिग बैंग का, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले आपका ब्रह्मांड ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, उसके बाद ब्रह्मांड ऐसा हो गया, और ये वाला हो गया आकाशगंगा। आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया से वृहद विस्तार हुआ। वैज्ञानिक का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। ये पूछा जाता है। बिग बैंग थ्योरी कितना 13.7 अरब वर्ष पहले हुआ था। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई। विस्फोट के बाद 1 सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही वृहद विस्तार हुआ है। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई। बिग बैंग होने के
आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया और परमाणुीय पदार्थ का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाशगंगाओं के बीच दूरी के विस्तार का होना। हॉयल ने इस विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से प्रस्तुत किया। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के ही पक्षधर हैं। तारों का निर्माण। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था। घनत्व के आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ। यही एकत्रण आकाशगंगाओं के विकास का आधार बना। एक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है। आकाशगंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी 1000 प्रकाश वर्षों में लाइट ईयर्स में मापी जाती है। एक अकेली आकाशगंगा का व्यास 80,000 से लेकर 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका नेबुला कहा जाता है। क्रमशः इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए हैं। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का निर्माण आरंभ हुआ। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्षों पहले हुआ। तारों का निर्माण कब हुआ? तारों का निर्माण 5 से 6 अरब वर्ष। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर समय का नहीं वरन दूरी का माप है। प्रकाश वर्ष किसका माप है? दूरी का। ये कितने बार पूछा गया एग्जाम में। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। विचारणीय है कि एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह प्रकाश वर्ष होगा। यह 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर है। पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी 14,95,98,000 किलोमीटर है। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह प्रकाश वर्ष का केवल 8.311 मिनट है। ये पूछा जाता है आपका। प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का माप है। दूरी का माप है और इसका आपका कितना वैल्यू रहेगा? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। अगर मीटर में रहेगा तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर हो जाएगा। और ये आपका प्रकाश धरती पर कितने मिनट में आएगा? तो ये पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया है 8.311 मिनट। ग्रहों का निर्माण। ग्रहों के विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं मानी जाती है। तारे निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड है। इन गुंथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्रोड का निर्माण हुआ है और इस गैसीय क्रोड के चारों तरफ गैस व धूल कणों की घूमती हुई तस्करी विकसित हुई है। अगली अवस्था में गैसीय बादल का संघनन आरंभ हुआ और क्रोड को ढकने वाली पदार्थ छोटे गोलों के रूप में विकसित हुआ है। ये छोटे गोले सहसंजन अणुओं के पारस्परिक आकर्षण प्रक्रिया द्वारा ग्रहाणुओं में विकसित हुए हैं। संगठन की क्रिया द्वारा बड़े पिंड बनने शुरू हुए और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप ये आपस में जुड़ गए। छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही ग्रहाणु है। अंतिम अवस्था में इन अनेक छोटे ग्रहाणुओं के सहवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंड ग्रहों के रूप में बने। पृथ्वी का उद्भव। क्या आप जानते हैं कि प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह थी, जिसका वायुमंडल विरल था, जो हाइड्रोजन व हीलियम से बना है। किससे बना है? हाइड्रोजन प्लस हीलियम से। यह आज की पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत अलग था। अतः कुछ ऐसी घटनाएं एवं क्रियाएं अवश्य हुई होंगी जिनके कारण चट्टानी, वीरान और
गर्म पृथ्वी एक ऐसे सुंदर ग्रह में परिवर्तित हुई जहां बहुत सा पानी तथा जीवन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुआ। अगले कुछ भागों में आप पढ़ेंगे कि आज से 460 करोड़ सालों के दौरान इस ग्रह पर जीवन का विकास हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है जीवन का विकास कब हुआ? 460 करोड़ 460 करोड़ साल पहले। पृथ्वी की संरचना परतदार है। वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के कोर तक जो पदार्थ वे एक समान नहीं है। वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व सबसे कम है। पृथ्वी की सतह से इसकी भीतरी भाग तक अनेक मंडल और हर एक भाग के पदार्थ की अलग विशेषताएं हैं। पृथ्वी की परतदार संरचना, ये आपका ये हो गया परतदार संरचना, ऐसे हो गया जस्ट लाइक ओनियन, प्याज की तरह। स्थल मंडल का विकास। ग्रहाणु व दूसरे खगोलीय पिंड ज़्यादातर एक जैसे ही घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने हैं। उल्काओं के अध्ययन से हमें इस बात का पता चलता है कि बहुत से ग्रहाणुओं के इकट्ठा होने से ग्रह बने। पृथ्वी की रचना भी इसी क्रम के अनुरूप हुई है। जब पदार्थ गुरुत्व बल के कारण संहत हो रहा था तो उन इकट्ठा होते पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया। इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई। यह क्रिया जारी रही और उत्पन्न ताप से पदार्थ गलने लगा। ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद हुआ। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव्य अवस्था में रह गई और तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व के अंदर के कारण अलग होना शुरू हो गए। इसी अलगाव से भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह या ऊपरी भाग की तरफ आ गए। समय के साथ यह और ठंडे हुए और ठोस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए। अंततः यह पृथ्वी के भूपट्टी के रूप में विकसित हो गए। भूपट्टी में कौन सा खनिज पाया जाता है? सिलिका और एल्युमिनियम। हम लोग पहले क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की इस प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण संघट्ट के कारण पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ा या फिर ऊर्जा उत्पन्न हुई और यह विभेदन का दूसरा चरण था। विभेदन की इस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी का पदार्थ अनेक परतों में अलग हो गया। पृथ्वी के धरातल से क्रोड तक कई परतें पाई जाती है, जैसे पपटी, क्रस्ट, मेंटल, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। ये आपका हो गया, जैसे मैं समझाता हूँ। ये आपका हो गया, ये हो गया ना पपटी हो गया, और ये एक और है, ये आपका हो गया मेंटल, और ये आपका हो गया ये बाहरी आउटर कोर, और ये इनर कोर। ये इम्पोर्टेंट है आपका पपटी। क्रस्ट में हो गया सियाल, और मेंटल में क्या पाया जाएगा? सीमा, सिलिका, मैग्नीशियम, और ये आपका कोर में हो जाएगा नीफे, निकल और फेरस या फिर लोहा। ये इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी कितना बार पूछा है। पृथ्वी के ऊपरी भाग से आंतरिक भाग तक पदार्थ का घनत्व बढ़ता है। हर परत की विशेषताओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। आंतरिक भाग में क्या होता है? जैसे कि हम लोग अंदर जाएंगे तो क्या घनत्व, तापमान वृद्धि होगा, इसलिए हम लोग ज़्यादा अंदर तक ड्रिलिंग नहीं कर सकते हैं। वायुमंडल व जलमंडल का विकास। पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है, 78% प्लस 21% ऑक्सीजन। वायुमंडल की संरचना व संगठन 8वें अध्याय में बताई गई है। वर्तमान वायुमंडल के विकास में 3 अवस्थाएं हैं। इसकी पहली अवस्था में आदिकालिक वायुमंडलीय गैस का ह्रास है। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के भीतर से निकली भाप एवं जलवाष्प ने वायुमंडल के विकास में सहयोग किया है।
अंत में वायुमंडल की संरचना को जैव मंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस ने संशोधित किया है। प्रारंभिक वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता थी, सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। ऐसा केवल पृथ्वी पर ही नहीं वरन सभी पार्थिव ग्रहों पर हुआ। पार्थिव ग्रह कौन कौन हो जाएगा? ये आपका हो गया बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये आपका पार्थिव ग्रह हो गया। गैसीय क्या हो जाएगा? गैसीय ग्रह कौन कौन हो जाएगा? आपका ये बृहस्पति, शनि और यूरेनस और नेपच्यून। अर्थात सभी पार्थिव ग्रहों से सौर पवन के प्रभाव के कारण आदिकालिक वायुमंडल या तो दूर धकेल दिया गया या समाप्त हो गया। यह वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था थी। पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें व जलवाष्प बाहर निकले। इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ। आरंभ में वायुमंडल में जलवाष्प नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व अमोनिया अधिक मात्रा में और स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम था। वह प्रक्रिया जिसमें पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आई, इसे गैस उत्सर्जन कहा जाता है। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प व गैस बढ़ने लगी। आपका ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो जलवाष्प ज़्यादा रहता है। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प का संघनन शुरू हो गया। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा के पानी में घुलने से तापमान में और अधिक गिरावट आई। फलस्वरूप अधिक संघनन व अत्यधिक वर्षा हुई। पृथ्वी के धरातल पर वर्षा का जल गर्तों में इकट्ठा होने लगा, जिससे महासागर बने। पृथ्वी पर उपस्थित महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ सालों के अंतर्गत बने। इससे हमें पता चलता है कि महासागर 400 करोड़ साल पहले पुराने हैं। लगभग 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास आरंभ हुआ। जीवन का विकास कितना? 380 करोड़ साल पहले। यद्यपि लगभग 250 से लेकर 300 करोड़ साल पहले प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया विकसित हुई। लंबे समय तक जीवन केवल महासागरों तक सीमित रहा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी महासागरों की ही देन है। धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ वर्ष पूर्व पूर्ण रूप से भर गई। जीवन की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति व विकास से संबंधित है। निसंदेह पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया बताते हैं, जिससे पहले जटिल जैव कार्बनिक अणु कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने और उनका समूहन हुआ। यह समूहन ऐसा था कि जो अपने आप को दोहराता था, पुनः बनने में सक्षम था और निर्जीव पदार्थ को जीवित तत्व में परिवर्तित कर सका। हमारे ग्रह पर जीवन के चिन्ह अलग अलग समय की चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म के रूप में है। 300 करोड़ साल पुरानी भूगर्भिक शैलों में पाई जाने वाली सूक्ष्मदर्शी संरचना आज की शैवाल ब्लू ग्रीन एल्गी की संरचना से मिलती जुलती है। यह कल्पना की जा सकती है कि इससे पहले समय में साधारण संरचना वाली शैवाल रही होगी। यह माना जाता है कि जीवन का विकास लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ। एक कोशिकीय जीवाणु से आज के मनुष्य तक जीवन के विकास का सार भूवैज्ञानिक काल मापक्रम से प्राप्त किया जाता है। आइए कुछ अभ्यास कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है? यह आपका 4.6 अरब वर्ष। यह विभेदन का नहीं है। पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्षों पहले आरंभ हुआ? कितना वर्ष पहले हुआ? 3 अरब 80 करोड़
वर्ष पहले। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थोड़ा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।